गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। जनरली रेट ऑफ द रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रिएक्शन है ए जो कि बी में कन्वर्ट हो रही है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये ए हमारा रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए, रेट या वेग या दर, ये तीनों एक ही चीजें हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी लिख लीजिए आप। रेट को हम जनरली आर से लिखते हैं और इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जनरली हम रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता में आए परिवर्तन या किसी की भी सांद्रता में आए हुए परिवर्तन को हम डेल्टा से दिखाते हैं। ए आपका अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता क्योंकि कम होती है, जब भी अभिक्रिया हो रही है अभिकारक धीरे धीरे खत्म होकर उत्पाद बनाता है, तो क्योंकि वो कम होती जाएगी इसलिए उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ऐसे करके हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं। लेकिन यही रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमको उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में लिखना हो तो हम लिखते हैं डेल्टा बी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि जो बी है हमारा वो उत्पाद है और उत्पाद जो है वो तो बनना शुरू होता है, बढ़ना धीरे धीरे जो है, जैसे अभिकारक कम हो जाएगा उत्पाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो आपने पहले पढ़ा उसके अनुसार आप रेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रेट के लिए एक नियम दिया गया जिसको हम रेट लॉ भी कहते हैं या फिर वेग नियम भी कहते हैं। देखिए, परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है कि क्या है वेग नियम। क्या है? देखिए, वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। वेग नियम ने बताया कि जो भी अभिकारक हैं उनकी मोलर सांद्रताओं के पद पर कोई घातांक लगा के हम व्यक्त करेंगे, ऐसा वेग नियम ने बताया। इसको थोड़ा सा क्लियरली आप तब समझेंगे। देखिए, ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन है 2NO + O2 = 2NO2, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं जिनके बदले दो अणु NO2 के हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम रेट जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? रेट = K। NO दो है तो NO की मोलर सांद्रता पे हमने घातांक में 2 लगा लिया और ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये 1 है जिसको कि हम नहीं लिखेंगे, तो O2 की सांद्रता पे हम कुछ भी यहाँ नहीं लगाएंगे। वेग नियम के अनुसार हम वेग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी माना कोई रिएक्शन है ये, तो उसके लिए वेग नियम हम कैसे देंगे? वेग = K, NO की सांद्रता पावर 2 और यहाँ पे O2 की सांद्रता, यहाँ पे कोई कुछ भी पावर में नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखिए कि NO तो आपका अभिकारक है और उसकी घात में 2 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे दो अणु हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सांद्रता व्यक्त की गई है लेकिन घात में कुछ नहीं लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही अणु है। इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया होगा, सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे K क्या इंडिकेट करता है? K क्या है? K को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। K क्या है? वेग स्थिरांक जिसे K से प्रदर्शित किया जाता है, यह एक विशिष्ट स्थिरांक है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है जो अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो।
जो यहाँ पे के है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है और ये हमेशा के हमेशा आर के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, अगर अभिकारकों की सांद्रता जो है वो इकाई है। इसको हम ऐसे देखेंगे। देखिए, रिएक्शन थी हमारी 2NO, रिएक्शन थी हमारी 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। अब हमने रेट को कैसे लिखा था? रेट इज इक्वल टू हमने लिखा था के NO की पावर 2 और यहाँ O2, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब के हमेशा रेट के बराबर होता है। कब होता है? रेट इज इक्वल टू के होता है अगर इसकी सांद्रता 1 है, इकाई है। अगर हम NO की जगह सांद्रता 1 लिखेंगे, यानी अगर हम इसमें लिखेंगे 1 की पावर और इसकी सांद्रता भी इकाई है, तो देखिए 1 की पावर में अगर 2 है तो 1 ही होता है, और इधर भी 1 है, ये दोनों जो हैं गुणा के रूप में, और 1 1 जब भी 1 ही होता है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमको बताना चाह रहा है? रेट इज इक्वल टू के कब होगा? अगर रेट इज इक्वल टू के तब होगा जब हमारे जो अभिकारक हैं इनकी सांद्रता जो है इकाई होगी, यानी 1 होगी। 1 अगर सांद्रता है तो फिर हमेशा रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। वेग स्थिरांक जो है हमारा, जो रेट कांस्टेंट है, वो हमेशा रेट के बराबर होता है। तो के भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है, इसके अपने भी कुछ वैल्यूज होती हैं, या इसके अपने भी कुछ क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, इसके अपने भी कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम सांद्रता इसकी 1 मोल पर लीटर लेते हैं तो हमारा किसकी सांद्रता? ए की सांद्रता अगर हम 1 मोल पर लीटर लेते हैं और बी की सांद्रता भी 1 मोल पर लीटर लेते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों हो जाता है? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रख लो वो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी रख लो वो भी 1 ही आना है, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो फाइनली क्या हो जाता है? रेट बराबर के हो जाता है। तो यहाँ से आप ये तो समझ चुके होंगे कि R इज इक्वल टू, यानी रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर कब होता है? जब हमारे अभिकारक जो हैं उनकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर होगी, या हम कहेंगे कि एक सांद्रण जो है वो इकाई में होगा। अब क्योंकि रेट तो आपका कांस्टेंट है, तो इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, और कभी कभी वो फीचर्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि रेट रेट कांस्टेंट जो है उसके लक्षण क्या हैं। तो देखिए, रेट कांस्टेंट के ये लक्षण मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इसे नोट कर लेंगे। फर्स्ट है कि के का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा ही भाई, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर के का मान अधिक होता है तो वेग भी अधिक होगा, रेट भी अधिक होगा। सेकंड, निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए के का मान निश्चित होता है। अगर टेम्परेचर फिक्स है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए के का मान फिक्स होता है, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट भी फिक्स होगा। थर्ड थिंग, ताप बढ़ाने पर के का मान भी बढ़ता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही के का मान भी बढ़ जाएगा। और फोर्थ जो पॉइंट है इसका, के का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। के जो है, रेट कांस्टेंट जो है, इसका मान कभी भी अभिकारकों के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कभी भी नहीं करता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके जो हैं रेट, वेग और दर, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं, लेकिन
के जो है, के जैसे अभी हमने क्या लिखा, हमने लिखा वेग स्थिरांक, या फिर हम इसे लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट। ये डिफरेंट होता है और इसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आणविकता क्या होती है, सिंपल टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आप वेग निर्धारक पद भूल जाइए। क्यों? क्योंकि वेग निर्धारक पद तो हम वहां पे काउंट करते हैं जहां पे रिएक्शन जो है बहुत सारे पदों में पूर्ण होती हैं। अगर कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में पूर्ण होती है तो वहां पे अभिक्रिया का जो वेग है वो उस पद पर निर्भर करता है जो कि सबसे स्लो हो। लेकिन सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि अभिक्रिया की आणविकता का मतलब है कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। एक अणु भाग ले रहा है, दो अणु भाग ले रहा है, तीन अणु भाग ले रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो अगर अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है तो उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो अणु भाग लेते हैं तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर अभिक्रिया में तीन अणु भाग लेते हैं तो उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं ले रहे हैं हम, यानी चतुर्थ अणुक या पंच अणुक इस प्रकार से क्यों नहीं कर रहे हैं हम अभिक्रिया? आपके पास सिर्फ इतना ही है, एकाणुक है, द्विअणुक है और त्रिअणुक है। और आपके पास क्या, किसी के पास भी इससे ज्यादा अणु हम किसी भी अभिक्रिया में नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि तीन अणुओं से ऊपर एक साथ टकराने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लगभग 0 होती है। आपने पढ़ा है कि अभिक्रिया में उत्पाद तभी बनता है जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। तो एक ही समय पे तीन अणु टकराएं, इसकी संभावना भी काफी कम होती है, लेकिन फिर भी मान लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही समय पे तीन अणु तो टकरा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर एक साथ तीन से ज्यादा अणुओं का टकराना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपके पास सिर्फ एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रियाएं हैं। तो मीनिंग आप समझ चुके हैं कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, तो देखिए इसका डिसोसिएशन हो रहा है। अब उत्पाद आपका जो बन रहा है उसमें देखिए आप, हमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए अभिकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं, इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल एक नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एकाणुक अभिक्रियाएं। आप उत्पाद की तरफ नहीं देखेंगे, आप सिर्फ अभिकारक की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे एक अभिकारक ही अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे एकाणुक अभिक्रिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल जो हैं ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो एक अणु हाइड्रोजन का है और एक अणु आयोडीन का है। ये एक अणु हाइड्रोजन और एक अणु जो है एक अणु हाइड्रोजन एक अणु आयोडीन मिलके अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो अणु मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। वहीं पे थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जो आपने पहले भी देखा था। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं तो दो अणु नाइट्रिक ऑक्साइड के हैं और एक अणु ऑक्सीजन का है, तो दो और एक तीन अणु ये हो जाएंगे। ये आपकी होगी त्रिअणुक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है देखिए,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब कोटि हो जाती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये डिफरेंट होती है मॉलिक्यूलैरिटी से। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि उतनी ही मानी जाती है जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होता है। मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जितने भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन से, जितने भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होता है, वो ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप इसको ऐसे समझ पाएंगे, देखिए आणविकता तो बिल्कुल सिंपल है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब है उन अभिकारकों की संख्या जो कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकें, या हम कहें कि उन अभिकारकों की सांद्रता, या वो अभिकारक जो जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो। इसको आप एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आप देख रहे हैं। रिएक्शन क्या है? एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन हो रहा है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो रहा है। तो देखिए उत्पाद तो हमारा एसिटिक अम्ल और इथेनॉल बन रहा है, लेकिन हमें तो उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, हम अभिकारक के बारे में देखेंगे। दो अभिकारक हैं हमारे यहाँ पे, एक हमारा एथिल एसीटेट है और दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, एक ये और एक ये। लेकिन हम यहीं पे पूछें कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो कोटि बेटा इसकी 1 होगी। क्यों होगी यही आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के नीचे लिखा है आधिक्य, मतलब ये अधिकता में है। तो अगर ये अधिकता में है तो ये तो जितनी मात्रा में भी होगा, इसके सांद्रण से अभिक्रिया के वेग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैसे भी इतनी ज़्यादा मात्रा में है, आधिक्य के मतलब है अधिकता में है, और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है कि इसके सांद्रण से या इसके सांद्रण में परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभिक्रिया के वेग को फर्क किससे पड़ता है? इसके सांद्रण से। अभिक्रिया के वेग को फर्क सिर्फ एथिल एसीटेट के सांद्रण से पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखें तो हम रेट इज इक्वल टू लिखेंगे के CH3COO C2H5, ऐसे करके हम इसका रेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के सांद्रण में परिवर्तन से तो अभिक्रिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कोटि किस पे डिपेंड करेगी? अभिक्रिया की जो कोटि है वो सिर्फ इसके सांद्रण पे निर्भर करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि 1 है, क्योंकि इसमें CH3CO यानी एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 के एक अणु का ही सांद्रण परिवर्तित होता है, के एक अणु का ही सांद्रण परिवर्तित होता है। या हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ और सिर्फ इसके सांद्रण पर निर्भर करेगा। वहाँ पे हम वेग किस प्रकार दर्शाएंगे? वेग इज इक्वल टू के और एथिल एसीटेट की सांद्रता। तो ये आपका जो है कोटि के बारे में था। दोबारा मैं आपको बता दूं, आणविकता का मतलब होता है किसी अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं, और कोटि का मतलब होता है कि कितने अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग को भी परिवर्तित
किया जा सकता है। कितने अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो रहा है, वो आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो आणविकता और कोटि के बारे में 2 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछा जाता है, उसको भी हम जो है इसमें कवर कर लेते हैं। 2 मार्क्स में हमेशा इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, और उसमें कभी कभी 2 मार्क्स में जो है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि भी पूछी जाती है। तो डिस्कस कर लेते हैं आणविकता और कोटि के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये तो सिंपल है, आप पढ़ ही चुके हैं कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं। वहीं पे कोटि क्या होती है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कितने अभिकारक अणुओं से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, वो कोटि कहलाती है। सेकंड जो इसका डिफरेंस है वो है कि आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक राशि का मतलब हमने देख के ही बता दिया। जैसे पिछली रिएक्शंस थी, एथिल एसीटेट का जल अपघटन था, हमने देख के बता दिया कि आणविकता जो है वो दो है क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं। जबकि कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है, ये तो प्रयोग करके निकालनी पड़ेगी हमको कि किसका वेग किस अभिकारक से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, ये प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए कोटि एक प्रयोगात्मक राशि है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है कि अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या है। अभिक्रिया की आणविकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इतनी तो हो सकती है। 1 2 3 मैंने कहा था हो सकती है, एक आणुक, द्विआणुक और त्रिआणुक। यह 0 भी हो सकती है, 0 यह 0 सॉरी मैंने कहा अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है कभी भी, और ना कभी भिन्नात्मक हो सकती है तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसको जो है अभिक्रिया की आणविकता पूर्ण संख्या में हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकती है, कभी भी 1/2 या 2/3 यानी भिन्नात्मक फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ वो 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो तो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, अभिक्रिया की और ऋणात्मक तो थे, साथ ही पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि आपकी पूर्ण संख्या भी हो सकती है, लेकिन वो 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में डिफरेंस बताते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप यहीं तक इसको नोट करिए और इसको बार बार रिवाइज करिए।